हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने 10th क्लास के सिलेबस में मैंने 2 चैप्टर आप लोगों को करा दिए हैं, जिनमें दूसरा पिछला चैप्टर था अपना मानव का तंत्र। मानव के तंत्र में मैंने सभी तंत्रों को आप लोगों को समझाया। आशा करता हूं आप लोगों ने उनको ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैं अगला चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूं, वो अपना तीसरा चैप्टर है आनुवंशिकी। डियर स्टूडेंट्स, आनुवंशिकी होती क्या है? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जीवों के अंतर्गत आनुवंशिक गुणों की एक तरीके की विभिन्नताएं उत्पन्न होना होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जो है, डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स शब्द जो होता है, इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया जेनेटिक्स शब्द का, जेनेटिक्स यानी कि इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया, सर्वप्रथम उपयोग किया गया 1905 में। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और आनुवंशिकी होती है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, सजीवों में लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो गुण या लक्षण होते हैं वो संतति पीढ़ी में दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकता का जहां तक अध्ययन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना। युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। इन आनुवंशिक लक्षणों को जन्म पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरणी वंशानुगति होती है। हेरिडिटी जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने, सॉरी यहां पे ये जो दिया हुआ है इसका प्रयोग
1905 में बैटसन ने किया था, बैटसन। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा आनुवंशिकी होती क्या है, यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे बायोलॉजिकल चैप्टर है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का मतलब होता है पैतृक गुणों का संतति पीढ़ी में आना, आनुवंशिक प्लस अता यानी आनुवंशिक गुणों का संतति पीढ़ी में आना, तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी जो शब्द है वो अंग्रेजी का जेनेटिक्स अर्थ होता है, जेनेटिक्स, और इस जेनेटिक्स का सर्वप्रथम उपयोग 1905 में डियर स्टूडेंट्स बैटसन के द्वारा किया गया, जबकि हेरिडिटी जो शब्द है आनुवंशिकता यानी कि आनुवंशिकी और आनुवंशिकता, आनुवंशिकी होती है जेनेटिक्स और आनुवंशिकता होती है हेरिडिटी। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1905 में बैटसन के द्वारा किया गया, जबकि आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले आनुवंशिकता का वह हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। आनुवंशिक लक्षणों की बात आती है डियर स्टूडेंट्स, तो आनुवंशिक लक्षणों में युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना ही आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, युग्मकों की जो प्रक्रिया होती है उसमें पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में मनुष्य के नर युग्मक और मादा युग्मक, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मकों के द्वारा संतति पीढ़ी में उनके जनक पीढ़ी से यानी माता पिता से संतान में जो विभिन्न लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलते हैं वो लक्षण उनके आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब डियर स्टूडेंट आती है, इसमें आनुवंशिक लक्षणों का जो आना होता है वो किसके माध्यम से होता है, जीन विनिमय के माध्यम से होता है। जीन विनिमय यानी कि विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। जीन विनिमय यानी कि जीन पर लक्षण संवर्धित होते हैं, डीएनए संवर्धन होता है जिससे ये आनुवंशिक लक्षण और गुण जीन पर आदान प्रदान होंगे। आदान प्रदान होने के बाद में डियर स्टूडेंट्स ये संतति पीढ़ी में चले जाते हैं। आनुवंशिकी के बारे में जानने के बाद में मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसे आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1905 में बैटसन के द्वारा किया गया। ये बैटसन के द्वारा किया गया। ये जो शब्द है जेनेटिक्स, ये कौन सी भाषा का शब्द है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जबकि आनुवंशिकता जो होता है यानी आनुवंशिक लक्षणों का आना पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, यानी आनुवंशिकता का मतलब होता है अंग्रेजी में हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकी और आनुवंशिकता इन दोनों का अंग्रेजी वर्ड बदल जाता है। आनुवंशिकी होती है जेनेटिक्स और आनुवंशिकता होती है हेरिडिटी। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया 1905 में, जबकि हेरिडिटी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं आनुवंशिकी ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है आनुवंशिकी के जनक की, यानी कि आनुवंशिकी का जो जनक है वो किसको माना जाता है और क्यों माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल की, यानी कि मेंडलिज्म, ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि मेंडलवाद। बात आती है मेंडलवाद की, मेंडलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। मेंडलवाद या मेंडलिज्म, आनुवंशिकी का मेंडल को पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इनका जो मेंडलिज्म है, इनका जीवन परिचय है मेंडलवाद। प्रश्न आता है कि मेंडलवाद को समझाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंडलवाद को मैं बता रहा हूं, इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये
ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादपों के ऊपर संकरण प्रयोग किए। उनमें मुख्य रूप से पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपने संकरण प्रयोगों को चुना। डियर स्टूडेंट्स, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ प्रांत में हुआ। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ प्रांत में हुआ। ये एक ईसाई परिवार से थे, ईसाई परिवार से थे। तो इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी संकरण और वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ प्रांत के अंतर्गत हुआ सिलिसियन गांव में हुआ था। हेंजेनडॉर्फ प्रांत में के सिलिसियन गांव में हुआ, सिलिसियन गांव में हुआ। बात आती है दूसरी कि सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ऑस्ट्रेलिया डिग्री प्राप्त की। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में एक पादरी के पद पर नियुक्त हुए। वहीं पर इन्होंने 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी के पद पर नियुक्त हुए और इन्होंने 7 वर्ष तक इन्होंने पाइसम सटाइवम यानी उद्यान पटल पर वहीं पर इन्होंने रह करके उद्यान पटल पर 7 वर्ष तक लगातार प्रयोग किए। यानी कि कब से कब तक? 1856 से 1863 तक इन्होंने प्रयोग किए। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में इन प्रयोगों के निष्कर्षों को द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद में इन्होंने सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में 1866 में सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा उद्यान पटल पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद कहा जाता है, तथा इनके बाद में 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। डियर स्टूडेंट्स, ये मेंडलवाद है पूरा। मैं फिर एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने
के हेंजेनडोर्फ प्रांत के अंतर्गत सिलिसिया गांव में हुआ। इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र में एक डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में 1843 में ये ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी के पद पर नियुक्त कर दिए गए। उनके बाद में इन्होंने वहीं पर रहते हुए, वहां पर एक ब्रून शहर का जो चर्च था उसमें एक उद्यान बना हुआ था, वहां पर इन्होंने मटर के पौधों को लगाना शुरू कर दिया और लगातार 7 वर्ष तक इन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किए। लगातार 7 वर्ष यानी 1856 से और 1863 तक इन्होंने प्रयोग किए। उनके बाद में सन 1865 में इन प्रयोगों को के निष्कर्षों को उन्होंने वहीं की द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया शोध पत्र के रूप में कि मैंने ये प्रयोग किए हैं और इनसे ये निष्कर्ष निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में 1866 में सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग। सोसाइटी की जो वार्षिकी थी, द ब्रून सोसाइटी की जो वार्षिक पत्रिका जो प्रकाशित की जाती थी डियर स्टूडेंट्स, उस वार्षिक पत्रिका में इनका ये वार्षिक पत्रिका में ये पादप संकरण प्रयोग नामक शीर्षक इनका प्रकाशित किया गया और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने 2 प्रश्नों को कराया है। पहला है आनुवंशिकता या आनुवंशिकी किसे कहते हैं, दूसरा है मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या है, या मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन पर एक लेख लिखिए। इसके बाद में आता है मेंडल ने जो प्रयोग किए वो सफल हुए, लेकिन उनकी सफलता के पीछे क्या कारण रहे, तो उनके कारणों को देख लीजिए। मेंडल की सफलता के कारण, डियर स्टूडेंट्स, मेंडल की सफलता के कारणों में पहला कारण था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का प्रयोग किया, वंशानुगति का प्रयोग या अध्ययन किया। मेंडल के सफलता के कारण पहला कारण था मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। दूसरा, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों का मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों का सावधानी पूर्वक आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और तीसरा जो कारण था उसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। ये 3 कारण थे जिनके कारण मेंडल के प्रयोग सफल हुए। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने जो आनुवंशिक प्रयोग किए वो सफल हुए। उनका कारण था, पहला कारण था मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। इन्होंने जब मटर के पौधे को चुना तो मटर के पौधे को चुनते हुए उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण को चुना, 7 वर्ष तक प्रयोग किया और 7 वर्ष में उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। मानव उदाहरण के तौर पर पहले लंबाई को लेकर के इन्होंने अपना दिया, तो लंबाई का ही इन्होंने अध्ययन किया कि ये पादप लंबे हैं या बौने हैं या अशुद्ध लंबे हैं। केवल किसका अध्ययन किया जा रहा है? लंबाई का। तो उन्होंने मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। 7 वर्ष में 7 लक्षण अध्ययन किए उनके द्वारा। दूसरी बात, मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों का सावधानी पूर्वक आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। इन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स एनालाइजेशन किया। इन्होंने जितने भी जो जैसे एक साल में जितने पादप प्राप्त हुए उन पादपों की आंकिक गणना की कि इसमें
कितने पौधे लंबे हैं, कितने छोटे हैं, कितने शुद्ध लंबे हैं, कितने अशुद्ध लंबे हैं, कितने शुद्ध पौधे हैं। इस तरीके से उन्होंने सावधानीपूर्वक आंकड़ों का विश्लेषण किया। और तीसरी बात थी, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव सावधानीपूर्वक किया। उन्होंने जो पादप चुना उद्यान मटर को, उसको बड़े सावधानीपूर्वक चुना। उससे कई कारण थे कि मटर के पादप को चुना। यानी कि प्रश्न उठता है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। अब जो ये बात थी ना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया, जिससे उनके प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए। अब यहीं से इसी पॉइंट से प्रश्न उठता है कि मेंडल ने पादप का चयन क्यों किया। मटर के पादप का चयन, मटर के पादप का चयन, यहां पे प्रश्न बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन करने का कारण क्या था। पहला कारण था कि मटर का जो पादप है एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में कई पीढ़ियां उत्पन्न कर सकता है। नंबर एक बात थी, एक वर्षीय पादप होने के कारण, ये एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, पहला कारण था। दूसरा जो कारण था इसका, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण। ये कैसा था इसका पुष्प, द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, स्वपरागण के द्वारा समयुग्मज पादप पुष्प होने के कारण, स्वपरागण द्वारा समयुग्मजी पादप समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा था इसी में विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। और मटर के पौधे में विभिन्न फर्क। चौथा है मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। ये चार कारण थे जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। पहली बात, पहला प्रश्न मेंडल के सफलता के कारण क्या रहे। दूसरा प्रश्न, मटर के पादप का चयन मेंडल ने क्यों किया। तो उसमें पहला कारण था कि ये एक वर्षीय पादप था, यानी एक वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों को अपनाया जा सकता था। एक वर्ष के अंतर्गत इसको पीढ़ियों का हम आसानी से अध्ययन कर सकते थे, तो इसमें कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। नंबर एक बात। दूसरी बात थी द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है ऐसे पुष्प जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर वाले भाग। द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर ये दोनों एक ही में पाए जाते हैं, यानी कि ये मादा युग्मक होता है और ये नर युग्मक होता है। तो नर और मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जैसा कि मटर के पादप के पुष्प में था, मटर का पादप द्विलिंगी था, उसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है। स्वपरागण यानी कि उसी पुष्प की पराग नलिका पर परागण की प्रक्रिया प्रदर्शित होना है, क्या है, स्वपरागण होता है। और उसी में क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों युग्मकों का होना जरूरी होता है। दोनों युग्मक इसमें थे, द्विलिंगी था इसलिए दोनों युग्मक इसमें उपस्थित थे, इसलिए आसानी से इसमें स्वपरागण द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। तीसरा पॉइंट था विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण, यानी कि इसके अंतर्गत एक दूसरे का संपर्क। विपुंसन जो शब्द है इसका मतलब होता है द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में
द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही, द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही पुमंग को अलग कर पुष्प को एक छोटी सी थैली में बंद कर देना। पुष्प को एक छोटी सी थैली में बंद कर देना ही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। यानी द्विलिंगी पुष्प जो होता है, माना जैसे यहां पर इसका जैसे पुष्प बना हुआ है, द्विलिंगी पुष्प है, इस द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था, ये क्या है? इसकी कलिका अवस्था है। द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में परागकणों के परिपक्व होने से पहले, इसमें ये क्या है? इसमें परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही पुमंग को अलग कर, इसमें इसका जो पुमंग वाला भाग होता है, पुमंग को अलग कर पुष्प को एक छोटी सी थैली में बंद कर देना, ये क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता था। उसके बाद में आता है मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। यानी इन्होंने जितने भी 7 लक्षण जो देखे, वो सभी किस में देखे? जोड़े के रूप में देखे। जैसे पुष्प की लंबाई, पादप की लंबाई का जोड़ा क्या होगा? एक लंबा रे बौना। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार हो गए एक लक्षण दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने जितने भी विपर्यासी लक्षण देखे, उनमें इनके में 7 विपर्यासी लक्षण पाए गए और उन विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए गए। इनके अब इन्होंने किन किन विपर्यासी लक्षणों को देखा, मैं कहते हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। इन्होंने जो 7 लक्षण लिए, उन लक्षणों की यदि मैं बात करूं तो इनमें पहला लक्षण है पादप की ऊंचाई। नंबर 1 है पादप की ऊंचाई। नंबर 2 है पुष्प की स्थिति, नंबर 3 है फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति। नंबर 4 है अपरिपक्व फली का रंग, नंबर 5 है पुष्प का रंग, नंबर 6 बीज की आकृति, और नंबर 7 है बीज का रंग। इन्होंने ये 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना। इन 7 विपर्यासी लक्षणों में इनको नाम दिया उन्होंने प्रभावी, और दूसरा था अप्रभावी। प्रभावी वो लक्षण थे जो आसानी से संतति पीढ़ी में दिखाई दिए, और अप्रभावी वो थे जो उनकी स्थिति नहीं दिखाई दी। जैसे इनमें प्रभावी लक्षण था लंबा और इसका अप्रभावी लक्षण था बौना। दूसरा था इसमें कक्षीय और अग्रस्त। तीसरा था इसी में पुष्प की आकृति, परिपक्व फली की आकृति फूली हुई, और यहां पे संकीर्ण। परिपक्व फली का रंग हरा और पीला, पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और हरा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 इन्होंने विपर्यासी लक्षणों को चुना। पादप की ऊंचाई, पादप कैसे उन्होंने, अब देखिए हर प्रत्येक लक्षण को जोड़े के रूप में चुना उन्होंने। तो उनमें पादप की ऊंचाई लंबा और बौना, उसकी स्थिति कैसी थी? कक्षीय और अग्रस्त। परिपक्व फली यानी पकी हुई फली की आकृति कैसी थी? कुछ फलियां फूली थी और कुछ संकीर्ण यानी कि सिकुड़ी हुई। अपरिपक्व यानी कि जो कच्ची फली होती है पूर्ण रूप में पकी नहीं, उनका रंग कैसा था? कुछ का हरा था, हरा प्रभावी और पीला रंग अप्रभावी।
पुष्प का रंग यानी कि पुष्प का जो रंग था उसमें प्रभावी रंग बैंगनी था, बैंगनी पुष्प होता है, अप्रभावी रूप से सफेद हो जाता है। बीज की आकृति गोल होता है, बिल्कुल गोल बीज, ये प्रभावी होता है, और झुर्रीदार जो होता है वो अप्रभावी होता है, दिखाई नहीं देता, बाद में दिखाई देता है। बीज का रंग पीला होता है प्रभावी, और बीज का अप्रभावी जो भाव स्थिति थी वो था हरा। डियर स्टूडेंट, आनुवंशिकी के अंतर्गत ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अब हमने इसमें अब तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया, आनुवंशिकी किसे कहा जाता है, मेंडलवाद क्या है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, उनकी सफलता के क्या कारण रहे, और मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से लक्षणों को देखा। इसके बाद में इसी का आता है मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम जो थे ना 1865 में ये प्रदर्शित कर दिए गए, उसके बाद में इनकी पुनर्खोज हुई सन 1900 में। 1900 में खोज की गई, तो खोज करने वाले वैज्ञानिकों में 1900 में ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सेरमॉक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की दोबारा से पुनर्खोज की। इनमें 35 वर्षों तक उनके वंशानुगति के नियम चले, 1865 तक, यानी 35 वर्षों तक ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम चले। उनके बाद में हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमॉक, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमॉक और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की। ये स्टूडेंट्स, प्रश्न आता है मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कौन कौन थे, तो मेंडल के जो नियम थे 1865 में उन्होंने प्रदर्शित किए, और 1900 तक ये उपेक्षित रहे, लगभग 35 वर्ष तक इनके नियम उपेक्षित रहे। उसके बाद में हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमॉक और जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में मेंडलवाद के बाद में यहाँ पर इस चैप्टर में आता है आनुवंशिक शब्दावली, जिसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।